यदि हिमांक में अवनमन को देखें तो हिमांक में अवनमन का कहलाता है बेटा कि किसी द्रव का वह ताप, ठीक है ना, माना कोई द्रव है हमारे पास है, तो ये कहता है कि किसी द्रव का वह ताप जिस पर ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं का वास्ताव बराबर हो जाता है। एक रासायनिक विज्ञान की परिभाषा है, ठीक है ना। जब क्या है, किसी द्रव का वह ताप जिस पर ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं का वास्ताव बराबर हो जाता है, उसे बोलते हैं द्रव का हिमांक, ठीक है, हिमांक। वैसे ये तो है रासायनिक विज्ञान के हिसाब से, और वैसे यदि हम समझे तो हिमांक का मतलब क्या हुआ। यदि हम हिमांक देखेंगे तो हिम धन अंक, ठीक है ना। यहाँ पर हिम हिम का मतलब होता है बर्फ बनना, जमना, है ना। तो जिस ताप के अंक पर कोई द्रव क्या हो जाता है, जम जाता है, तो हिमांक कहलाता है ना। ये साधारण भाषा है, लेकिन रसायन विज्ञान की भाषा में हम इसी को लिखेंगे कि किसी द्रव का वह ताप जिस पर ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब बराबर हो जाता है। यहाँ पर दोनों का वाष्प दाब क्या होगा, बराबर होगा, वो कहलाएगा हिमांक का, वो कहलाएगा हिमांक, ठीक है, वो हिमांक कहलाता है। तो हिमांक हम समझ गए कि मान लीजिए हमने कोई ठोस द्रव लिया और वो जमने लग गया, तो क्या बना दिया उसने, द्रव बना दिया, क्या कहलाएगा, हिमांक कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे हम पानी का हिमांक देखेंगे तो पानी का हिमांक क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जमने शुरू हो जाती है ना। वैसे तो 4 डिग्री पर होती है, लेकिन मान लो 0 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको उसका हिमांक कहलाता है। अब देखो इसमें क्या है कि जब आगे लाइन देखते हैं, जब किसी अवाष्पशील व वैद्युत अनवगट्य पदार्थ को किसी विलायक में घोलते हैं, तो तो विलयन का वाष्प विलायक से कम हो जाता है। यहाँ सिंपल कंडीशन है कि जब हम क्या करते हैं, पहले लाइन हमने पढ़ी थी कि जैसे हमने क्या किया, अवाष्पशील पदार्थ मिलाया। देखो कोई कौन सा है, ये अवाष्पशील पदार्थ है, या वैद्युत अवगट्य मिलाया। ये दोनों चीजों को हमने क्या किया, इसमें मिला दिया, इस विलयन में मिला दिया, दोनों अनअवगट्य पदार्थों को हमने इसमें मिला दिया। तो उससे क्या होता है कि वाष्प दाब होता है वो विलायक से कम हो जाता है। यानी कि विलायक का वाष्प दाब ज्यादा था, और जब हमने इसको मिलाया तो उससे वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प दाब में कमी आ जाती है। पहले पढ़ा बेटा हमने, सबसे पहली लाइन थी हमारी, वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कब हुआ बेटा, कम, वाष्प दाब कब कम हुआ, बताओ जल्दी से। वाष्प दाब कब कम हुआ, जब हम क्या मिला रहे हैं, कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिला रहे हैं। जब हम क्या कर रहे हैं, कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिला रहे हैं, तो उसमें क्या आ रहा है, वाष्प दाब में कमी आ रही है, ठीक है ना। ये चीजें हमने पढ़ ली, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ, वाष्प दाब में कमी आ, इतनी बात क्लियर हुई। ये पहली लाइन जब हम वाष्प दाब पढ़ रहे थे बेटा, उस समय का, है ना। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि जैसे हम क्या करते हैं, अवाष्पशील पदार्थ या वैद्युत अनवगट्य पदार्थ मिलाते हैं, तो जो विलायक का वाष्प दाब था उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, कम हो जाएगा। जैसे कोई हम क्या मिलाते हैं, वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाते हैं, ठीक है। ये हो गया वाष्प दाब में कमी आना। मेरी आवाज आ रही है बेटा, यस सर। ठीक। अब ये तो हो गया हमारे पास वाष्प दाब में कमी आना, ठीक है। पहले हमने कहा कि हिमांक क्या हुआ, हिमांक हम कह सकते हैं कि किसी द्रव का वह ताप जिस पर क्या होगा, जिस पर और ठोस अवस्था और द्रव अवस्था दोनों का वाष्प दाब बराबर हो जाता है, उसे कहते हैं हिमांक, है ना। अब हिमांक में जो यहाँ पर क्या हुआ, फिर हमने किसी अवाष्पशील पदार्थ को मिलाया, वैद्युत अपघट्य पदार्थ को मिलाया, है ना।
या आवासशील पदार्थ होगा या वैद्युत अनापघट्य पदार्थ होगा। जैसे हम इसको मिलाते हैं, मिलाने पर क्या हुआ, मिलाने पर उसकी वाष्प दाब में कमी आ गई। ठीक है ना, तो वो कमी क्या कहलाएगी, देखो वाष्प दाब में कमी आ गई। ठीक है ना, तो अतः हम कह सकते हैं विलयन विलायक से कम ताप पर जमता है। जो विलयन है वो विलायक से कम ताप पर जमेगा। जमने का मतलब ये हुआ, ये मान लीजिए हमने विलायक लिए पानी लिया, ये पानी है बेटा, है ना, और दूसरा विलयन बनाया, इसमें हमने क्या किया, विलयन कैसे बन गया, नमक और पानी मिलाकर, नमक और पानी, इन दोनों में कौन जल्दी जमेगा, कम ताप पर कौन जमेगा, इन दोनों में कम ताप पर कौन जमेगा। ये देखो ये लिख रहा है यहाँ पर, आप पढ़ भी रहे होंगे कि विलयन, ये है विलयन जिसमें पानी और नमक है। विलायक से, ये है विलायक, ये विलायक, विलायक से कम ताप पर जमता है, यानी कि ये कम ताप पर ही जम जाएगा। जैसे ये क्या होगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे जम रहा है, तो ये क्या हो रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस पे जम रहा है। ये ये ज्यादा ताप पे जम रहा है, ये कम ताप पे जम जाएगा। ये समझ में आया, यानी कि जब हम किसी अवाष्पशील पदार्थ को मिला रहे हैं तो वो जल्दी जम जाएगा। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, जितनी आइसक्रीम है, आइसक्रीम में नमक नमक डाला जाता है ना, या अवाष्पशील पदार्थ डाल दिया जाता है, चीनी डाल दी जाती है, ताकि वो क्या हो, जल्दी जम जाए। तो ये है जमने की प्रोसेस, यानी कि जब क्या करेंगे हम उसमें अवाष्पशील पदार्थ डालेंगे तो क्या होगा, जम जाए, और जल्दी जम जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक विलायक से कम हो जाता है। विलयन का जो हिमांक है वो क्या होगा, विलयन से कम हो जाएगा। सर हाँ बेटा, सर वो स्क्रीन नहीं दिख रही। और बच्चों को दिखाई दे रही बेटा स्क्रीन, दिखाई दे रही सर। और किसी बच्चे को, एक मिनट में चेक कर लो थोड़ा। यहाँ से ठीक है बेटा, तुम्हारे नेटवर्क नहीं होगा, एक बार ऑफ करके जाओ, ऑफ कर दो। अब दिखाई दे बेटा, यस सर। दिखाई दे रहे ना, चलो ठीक। अब इस पे 3 प्रकार के हो जाएंगे, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। यहाँ ये ध्यान रखना आपको कि जो विलियन है ना, विलियन में क्या होगा कि जो विलियन, अतः जो विलियन होगा, विलियन का जो, विलियन जो है विलायक से कम ताप पर जमता है ना, हमने कहा कि जो विलियन है वो विलायक से कम ताप पर, यानी कि कम ताप पर जमेगा कौन, जो विलियन बना हुआ है, और यह अधिक ताप पर जमेगा कौन, जो विलायक है। ठीक है, ये चीजें याद रखनी। अर्थात कह सकते हैं कि विलियन का, जो विलियन है बेटा, अर्थात विलियन का हिमांक, जो विलयन का हिमांक होगा वो विलायक से कम हो जाता है। जो विलयन का हिमांक जो है वो विलायक से कम होगा, विलायक का ज्यादा होगा। ये मान लीजिए ये विलायक है, यहाँ पर है, इसको हम विलायक मान लेते हैं, ये विलायक है ना, ये विलायक है, और ये हमने विलयन बना दी। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो विलयन का हिमांक है वो कम है और इसका ये ज्यादा है, ये क्या है, इसमें ज्यादा है। तो ये इस प्रकार से हो जाता है। तो हिमांक में क्या हुआ, देखो विलायक का ज्यादा है, ये कम पे जम रहा है, तो विलायक, यहाँ पर क्या हुआ, जैसे हमने किसी पदार्थ को डाला तो उससे क्या हुआ, हिमांक में कमी आई, हिमांक में क्या आई, कमी आई। तो हिमांक में कमी आना ही क्या कहलाता है, विरामांक में अवनमन कहलाता है। अब क्या
निष्कर्ष निकला इसका कि जैसे हम किसी विलायक में, ये विलायक था, ठीक है ना? इस विलायक में क्या करते हैं, किसी अवाष्पशील पदार्थ या वैद्युत अपघट्य पदार्थ को, अनावघट्य पदार्थ को डालते हैं, तो उससे क्या होता है, उसके हिमांक में कमी आ जाती है, और इसी को क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहा जाता है। उससे क्या कहते हैं बेटा, हिमांक में अवनमन, हिमांक में कमी आ जाती है। और कब आती हिमांक में कमी, जब हम क्या करते हैं, वैद्युत अनवघट्य पदार्थ को डालते हैं, ठीक है। वैद्युत अनवघट्य पदार्थ को डालते हैं तो उससे क्या होता है, हिमांक में कमी आ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आ जाता है। आशीष ने हैंड्स रेज किया बेटा, क्या था, कुछ पूछना चाह रहे हो? सर ये वैद्युत अपघट्य होता क्या है सर? हाँ, अनवघट्य बोलो, है ना, जो होता क्या विद्युत, सर है? हाँ बिल्कुल सही कहा इन्होंने, है ना। देखो बेटा, जैसे NaCl है, NaCl है, तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं किसमें, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ये लिखा, है ना, और यहाँ पर हमने पानी लिया और उसके साथ साथ NaCl डाला। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है बेटा, इस वाले उसमें, है ना, इस सेल में, सेल की बात करें हम, इस सेल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। अब विद्युत धारा प्रवाहित करने से, यदि ये जैसे NaCl है, Na पॉजिटिव और Cl माइनस के रूप में टूट जाता है, तो यह है वैद्युत अपघट्य, विद्युत धारा के द्वारा अपघटित होने वाला होता है, ठीक है ना, वो वैद्युत अपघट्य हो जाता है। और जो अपघटित नहीं होते हैं, वो अनापघट्य हो जाएंगे, है ना, जो विद्युत धारा डालने पर दो आयनों में नहीं टूटते हैं, वो वैद्युत अनापघट्य पदार्थ होता है ना। तो ये है, यानी कि जिसमें जब हम उसका विलयन बनाते हैं तो वो दो भागों में नहीं टूटते हैं, तो हो जाएंगे वैद्युत अनवघट्य पदार्थ, है ना। ये अगले चैप्टर में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे फिर, है ना। समझ में आया, जो विद्युत धारा के द्वारा अपघटित नहीं हो पाते हैं वो विद्युत अनवघट्य पदार्थ कहलाते हैं, और जो अपघटित हो जाते हैं वो विद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, इसके आगे समझ में आ गया होगा। अब देखो बेटे, नेक्स्ट है इसमें, हिमांक में हो गया अवनमन, हिमांक में अवनमन। दूसरा देखो बेटा इसमें, हिमांक का अवनमन, ठीक है ना। इसके लिए क्या होगा, अब हमने अभी तक क्या पढ़ा कि जो विलायक है, विलायक क्या हो रहा था, विलायक और एक था विलयन, दो चीजें थी, है ना। विलायक तो देर में जम रहा था और ये जल्दी जम जा रहा था, क्योंकि इसमें हमने क्या मिलाया था, वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाया था, ठीक है ना, तो ये जल्दी जम जा रहा है, कौन, विलयन। तो हिमांक भी क्या हो रहा है, अवनमन हो रहा है, कमी हो रही है, जल्दी जमना। तो देखो, मान लीजिए कह रहा है कि विलयन का हिमांक TF है, ये जो विलयन है हमारे पास, इसका जो हिमांक है वो TF है, एक माना हुआ है कि TF, ये है TF। और विलायक का हिमांक क्या है, विलायक का होगा TF0, क्योंकि शुद्ध अवस्था में है, ध्यान रखना, TF क्या, शुद्ध अवस्था में। तो कमी किस में हो रही, इसमें हो रही, ये कब हो रहा है ना। तो डेल्टा TF कैसे निकालेंगे हम, कमी कैसे निकालेंगे, डेल्टा TF हम निकालेंगे ज्यादा में से कम को घटा देते हैं। तो ज्यादा कौन सा है, ये ज्यादा होता है, ये ज्यादा देर में जमता है ना। इसका टेम्परेचर मान लो 4 डिग्री होगा, इसका 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये इस टाइप से हम मान सकते हैं, है ना। ये 4 डिग्री पर जम रहा है, ये क्या है, 0 डिग्री पर जम रहा है। तो हमेशा ज्यादा में से कम को घटाया जाता है, तो अंतर आ जाता है, ठीक है ना। कितनी की कमी आ रही है देखो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेल्टा, सॉरी, TF इज इक्वल टू TF0 माइनस TF, ये विलियन है, ये क्या है, विलियन का हमने वो निकालना है, क्या, हिमांक। तो इन दोनों का अंतर जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास हिमांक में अवनमन होगा,
ठीक है ना, ये आएगा। ये क्या है बेटा, ये भी देखो, हिमांक का अवनमन क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म है। ये भी हमें मालूम है कि जो हिमांक का अवनमन है वो अणुसंख्यक गुणधर्म है। अणुसंख्यक गुणधर्म का मतलब होता है वो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये देखो, ये कहता है कि क्वथनांक के समान, क्वथनांक के उन्नयन के समान कि तनु विलयन आदर्श विलयन, ठीक है ना, जो तनु विलयन होता है बेटा वो आदर्श विलयन होता है, का हिमांक अवनमन भी विलयन की मोललता पर ये समानुपाती होता है। अब देखो, जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो हमारे पास क्या था, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन क्या था, किससे नोट किया था बेटा हमने, क्वथनांक में उन्नयन क्या किया था, ये क्वथनांक में उन्नयन किया था हमने डेल्टा टी बी, बॉइलिंग पॉइंट था क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टी बी। अब यहाँ पर हम हिमांक में अवनमन देख रहे हैं डेल्टा टी एफ, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होगा, ये भी क्या होगा, मोललता के समानुपाती, जैसे वो भी मोललता के समानुपाती था, ये भी किसके, मोललता के, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। वेरी सिंपल है, डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम था, तो हमने भी क्या निकाला यहाँ पर, हिमांक में अवनमन भी क्या होगा, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। एम क्या है बेटा, यहाँ पर एम क्या है, मोलरता। मोललता है बेटा, ये गलती से छपा हुआ है ना, यहाँ पर क्या आएगा, मोललता आएगा, ये गलत छपा हुआ थोड़ा सा यहाँ पे, इसको बोलेंगे मोललता, क्योंकि हम स्मॉल एम लिख रहे हैं ना। मोलरता तब होता है जब वो कैपिटल एम होता है, ठीक है ना, वो क्या होगा जब कैपिटल एम होगा तब क्या कहलाएगा, मोललता कहलाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये मोललता के बराबर होगा, हिमांक में अवनमन क्या होगा, मोललता के समानुपाती होगा, ठीक है ना, स्मॉल एम के बराबर। ठीक है, यहाँ पे गलती से टाइप हो रखा मोलर, ठीक है, स्मॉल एम को मोलरता कहते हैं। मोलरता हमेशा कैपिटल एम में दिखाते हैं, किसमें दिखाते हैं, कैपिटल, यदि कैपिटल एम होता तो हम कहते हैं मोलरता, है ना। और मोलरता की परिभाषा क्या है बेटा, कोई बताएगा मोलरता की परिभाषा, बताओ मोलरता किसे कहते हैं, प्राची बताइए बेटा, बहुत दिनों बाद ज्वाइन किया इसने। 1000 ग्राम। हाँ बोलो, 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में घुले मोलों की संख्या। हाँ, विलेय के मोलों की संख्या, है ना, ये हमारे पास मोलरता हो। तो हमने क्या करना है, क्या है बेटा, अंशिका रावत बताओ तो, मोललता क्या है बेटा, 1000 ग्राम विलय में घुले मोलों की संख्या। नहीं विलेय में नहीं, विलायक में, 1000 ग्राम विलायक, यहाँ पर क्या लेंगे हम, 1000 ग्राम विलायक, 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। गौतम बताओ तो बेटा, क्या बोला मैंने, मोललता क्या है, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या। हाँ ठीक हो गया। सोनाली बता दो बेटा, विलायक में 1000 ग्राम उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। थोड़ा गड़बड़ हो गया, दूसरी सोनाली बताओ बेटा। 1 केजी सॉल्यूशन में घुले हुए सॉल्यूट की संख्या। हाँ बिल्कुल, हमारे पास 1 केजी, हमारे पास क्या होगा, विलायक होगा, है ना, 1 केजी जो हमारे पास विलायक होगा उसमें घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। सिमरन, सिमरन चौहान बताओ बेटा, सिमरन चौहान भी नहीं बता रही है ना, चलो और कौन रह गया, ये है बेटा हमारे पास, है ना। तो यहाँ पर हम सिंपल याद रख रहे हैं कि 1000 ग्राम, 1000 ग्राम जो हमारे पास, 1000 ग्राम कह सकते हैं उसको, है ना, 1000 ग्राम हमारे पास क्या होगा, विलायक होगा, 1000 ग्राम विलायक होगा, उसमें घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या हमें ये देखना है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जो डेल्टा टी एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एफ, ठीक है। अब हम इसको
ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, डेल्टा टी एफ और इज इक्वल टू यहां पर आएगा के एफ इंटू एफ। ठीक है ना। अब देखो यहां पर जब ये वैल्यू आएगी, जो ये वैल्यू है ये मालूम क्या है, ये हमारे पास मोलरता से संबंधित है। जहां पर क्या है, एम तो हमारे पास हो गया बिलियन की मोलरता। के एफ क्या है बेटा, के एफ हमारे पास है मोलल अवनमन स्थिरांक। और इस बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया था, बोर्ड की परीक्षा में इस बार ये पूछा गया था मोलल अवनमन स्थिरांक। इसको किसी दूसरे रूप में पूछा गया था, और पूछा क्या गया था मैं भी बता देता हूँ किस रूप में पूछा गया था। इसका नाम पूछा गया था अ, मोलल अवनमन स्थिरांक, के एफ डेल्टा, सॉरी के एफ क्या होता है ना। इसका दूसरा नाम दिया गया था, एक मिनट है, बोर्ड के पेपर में क्या पूछा था, मुझे ध्यान आ रहा है कि बोर्ड के पेपर में पूछा गया था। हाँ बिल्कुल ये था बेटा क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। क्या बोलते हैं इसको, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। तो यहाँ पर हम डेल्टा के एफ को हम क्या बोल सकते हैं, ये जो मोलल अवनमन स्थिरांक है इसको बोलते हैं क्रायो, ठीक है ना, स्कोपिक, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक भी है ना। या तीसरा नाम क्या है, हिमांक अवनमन स्थिरांक भी कहते हैं इसको। ठीक है ना। तो तीन चीजें हो गई, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। तो इन्होंने पूछा था कि क्रायोस्कोपिक स्थिरांक से क्या अभिप्राय है। तो ये क्या होता है, मोलल अवनमन स्थिरांक को ही हम क्रायोस्कोपिक स्थिरांक कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको बेटा, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक कहा जाता है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना। तो ये क्रायोस्कोपिक स्थिरांक भी है ना, क्योंकि अंग्रेजी के शब्दों को ही अधिकांश इस प्रकार से है। तो ये पूछा गया था सर बोर्ड में, ठीक है, 2026 के पेपर। तो ये आ जाएगा हमारे, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हुआ, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हमारे पास होता है, यदि हम डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू देखेंगे तो क्या होना चाहिए, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार है। तो ये हो गया बेटा हमारे। अब हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने फिर आगे भी चल सकते हैं, कैसे, देखो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, के एफ होगा, और एम की जगह क्या हो सकता है, एम की जगह हमने बताया था एम एम बराबर क्या होता है बेटा, विलेय के मोल बराबर क्या होता है, जल्दी बताओ, विलेय के मोल बराबर क्या हो सकता है, एम बराबर क्या होता है, एम बराबर बताओ, स्मॉल एम ग्राम ग्राम बटे अणुभार। ग्राम में भार बटे अणुभार। यस और बताओ, और बच्चे बताओ बेटा, ग्राम में भार बटे अणुभार कह रहे हैं, एम बराबर, मोललता बराबर क्या होता है, मोललता बराबर, मोललता बराबर बताओ बेटा, मोललता के बराबर क्या होता है, जो एम होता है मोललता, मोललता बराबर होता है विलेय के मोल, पहले ये लिखेंगे विलेय के मोल बटे में क्या होता है, विलायक का भार केजी में। फॉर्मूला ये है बेटा, विलायक का भार और यहाँ पर आएगा केजी में। ठीक है ना, पहले हम सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, तुमने सही बताया, विलेय के मोल है ना, मोल। अब ये तो मोल देखेंगे, ये तो मोल, ये तो है मोललता, मोललता बराबर हमारे पास विलेय के मोल बटे विलायक का भार केजी में। फिर इसको तोड़ते हैं, किस रूप में तोड़ते हैं, विलेय का ग्राम में भार, विलेय का ग्राम में भार बटे अणुभार, ये तो हुआ मोल, ये केवल मोल है। ये क्या है बेटा, ये मोल, ये ऊपर वाला जो
है ना। विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान भी हो सकता है, भार भी कहते हैं। तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का भार। और बटे में क्या करना है, विलायक का भार केजी में देना। तो हम क्या लिख सकते हैं, विलायक का भार ग्राम में। विलायक, जो विलायक का भार होगा वो ग्राम में हो, है ना। और बटे में क्या कर देंगे, 1000 का भार देंगे तो केजी में है। इस मोललता की जगह हम क्या लेते हैं, देखो विलेय का जो भार है उसको हम ग्राम में मात्रा है, द्रव्यमान है, उसको हम स्मॉल एम से दिखाते हैं, अणुभार को हम कैपिटल एम से दिखाते हैं। तो इस पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर इंटू का चिन्ह लगाकर इस एम की जगह क्या लिख सकते हैं, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। ये तो हो गया ऊपर वाला। फिर इसके नीचे लिखेंगे विलायक का भार, विलायक का भार हम कैपिटल डब्ल्यू लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला बनाने है ना। और बटे में क्या करते हैं, 1000। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको क्या बताया था मैंने, इसको हम सिंपल ऐसे भी लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा के एफ इनटू क्या कर लेंगे, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम। अब इनको पहचान भी लेना आप लोग क्या क्या चीजें हैं। और 1000 बटे कैपिटल एम। ये अपने आप लिख सकते हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं कि ये है। पर लिखना पड़ेगा हमें, यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो स्मॉल डब्ल्यू है वो क्या है, स्मॉल डब्ल्यू है विलेय की ग्राम में मात्रा। एम है वो क्या है, विलेय का अणुभार। ये जो कैपिटल डब्ल्यू है वो है विलायक का ग्राम में। तो इस प्रकार से हम उसको लिख सकते हैं। तो देखो बेटा, ये हमारे पास नया फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या आएगा, नया फॉर्मूला आ जाएगा। इसके आधार पर इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो, अब यहाँ सीधे सीधे पता लग रहा है, इसी से पता लग रहा है। ये कह रहा है 34.2 ग्राम शर्करा। हमने 34.2 ग्राम शर्करा को के 1000 ग्राम जल में घोल करके विलयन बनाया। हमने क्या बनाया बेटा, विलयन बनाया। तो हमें ये पता है कि जब हम 1000 ग्राम विलायक में ये जल में 34.2 ग्राम शर्करा डालेंगे, चीनी डालेंगे, उससे क्या होगा, उससे विलयन का जो विलयन का हिमांक होगा, विलयन के हिमांक में अवनमन हो जाएगा। जो विलायक के हिमांक में अवनमन हो जाएगा, उस माना विलायक कितने डिग्री पर उबलता था, उससे क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, मैंने सॉरी हिमांक जमेगा, वो जल्दी जम जाएगा। क्योंकि हम क्या डाल रहे हैं उसमें, शर्करा डाल रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं इस समय, सॉरी हिमांक का अवनमन पढ़ रहे हैं, कि हिमांक में कमी। पहले हमने विलायक के लिए जल लिया, सिंपल, ये अलग रखा हुआ था, लेकिन ये जल है केवल, ठीक है बेटा। इसको समझना ही है, अभी क्वेश्चन में भी समझना है। फिर उसके बाद क्या किया हमने, जल प्लस चीनी ली, शर्करा लिया, जल प्लस शर्करा, इसको ऐसे समझते, जल प्लस शर्करा। तो इसका हिमांक क्या होगा, इसका हिमांक कम होगा। ये विलयन बन गया, जब विलयन बना तो इसका हिमांक क्या होगा, कम होगा। किसकी कंपैरिजन में, जल के कंपैरिजन में, अवनमन हो जाएगा। तो ये कह रहा है देखो, विलयन का हिमांक क्या होगा। अब विलयन का हिमांक पूछ रहा है, तो हमें विलयन का हिमांक कैसे निकालते हैं हम लोग, हम विलयन का जो हिमांक निकालते हैं वो निकालते हैं डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। ये मोललता पे निर्भर करता है ना। और इस फॉर्मूले में हम लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। इस एम को भी हम पहचानते हैं। एम हमने क्या कहा, इसी एम के आधार पर देखो हमें क्या क्या चीजें दी हुई है बेटा। हमें दे रखी है, नंबर 1 दे रखा के एफ दे रखा, के एफ की वैल्यू दे रखी, के एफ इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 1.86, देखो किलोग्राम केजी, है ना, और पर मोल दे रखा, ठीक है। शर्करा का मोलर द्रव्यमान भी दे रखा, शर्करा का मोलर द्रव्यमान, शर्करा का मोलर द्रव्यमान हम कहते हैं विलेय का, सॉरी शर्करा क्या है, विलेय, है ना। तो विलेय का अणुभार कह सकते हैं इसको, मोलर द्रव्यमान बोलते हैं बेटा, अणुभार, है ना। विलेय का अणुभार, जिसको हम कह रहे थे अणुभार या मोलर द्रव्यमान, ब्रैकेट में मोलर द्रव्यमान, इसको भी याद रखो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग मोलर द्रव्यमान समझ ही नहीं पाओ क्या हो। ये एक ही चीज है बेटा। ये दे रखा है
42। इसे हम निकाल भी सकते थे क्योंकि हमें शर्करा मालूम है। शर्करा का सूत्र क्या होता है बेटा? चीनी का सूत्र क्या होता है? जल्दी बताओ। C12H22O11। बिल्कुल, वेरी गुड, है ना? C12H22O11, C12H22O11। ठीक है ना? हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो शर्करा का होता है C12H22O11। इसको इससे भी निकालोगे तो 342 ही आना चाहिए, है ना? आएगा। देखो 12, कार्बन का क्या होता है? 12 गुणा के 12 144, है ना? और प्लस 22 प्लस कितना होगा? 16 गुणा के 11, ऐसे तो होगा। इसको जोड़ोगे तो ये 342 हो जाएगा, है ना? इसको हम दिखा रहे थे यहाँ पर, विलेय का अणुभार दिखा रहे थे स्मॉल डब्ल्यू से। चलो पहले ऐसे समझ लेते हैं ना। फिर तीसरी दो चीजें तो हमें मिल गई, है ना? तीसरा यहाँ पर दे रखा है विलेय की ग्राम्य मात्रा दे रखी है ना? ये अणुभार बेटा हम एम दिखा रहे थे, सॉरी कैपिटल एम दिखा रहे थे, है ना? अब उसके बाद है विलेय। विलेय कौन है इसमें? शर्करा है। विलेय का ग्राम में मात्रा, है ना? ग्राम में मात्रा, तो ग्राम में मात्रा क्या होगा? इसको हम दिखा रहे थे स्मॉल डब्ल्यू। इधर लिखा है हमारे पास 34.2 ग्राम। अब हमें आसानी से निकल जाएगा। जल की ग्राम, जल हमारे पास 1000 ग्राम, है ना? तो यहाँ इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले में लिख सकते हैं के एफ, तो हमारे पास सही, है ना? इसमें हम क्या लिखते हैं? मोललता बराबर हमें फिर पता होना चाहिए विलेय, वैसे लिखते हैं फॉर्मूले को, है ना? विलेय के मोल, इससे ज्यादा सरल रहता है, विलेय के मोल बटे विलायक का भार केजी में। ये फॉर्मूला है बेटा, विलायक का भार केजी में। एक बार सीख गए ना आप लोग तो आसानी से आ जाएगा केजी में, है ना? अब हमने देखो विलेय ये दो भागों में टूटता है। विलेय की ग्राम में मात्रा है, विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी है बेटा? देखो विलेय की ग्राम में मात्रा है 34.2 बटे विलेय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान कितना है? 342 बटे में क्या दे रखा? फिर विलेय का भार केजी में है, तो यहाँ क्या दे रखा है? ग्राम में दे रखा है। देखो ये दे रखा है उन्होंने 1000 ग्राम, लेकिन जब ग्राम में दे रखा है तो उसको किलोग्राम में बदलने के लिए हम 1000 का भाग देते हैं। यही तो करते हैं हम, ठीक है ना? और अब हमारे पास देखो डेल्टा, यहाँ के एफ है, के एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.86 इंटू यहाँ पर क्या आएगा? 34.2 बटे 342। ये तो हमने यहाँ लिखा हुआ है, और इसमें क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं। दोनों को उल्टा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1000 बटे 1000 ही आएगा सब, है ना? ये आ गया। अब हमारे पास ये आएगा हिमांक में क्या होगा? डेल्टा टी एफ, है ना? हिमांक क्या होगा? तो हिमांक क्या होना चाहिए? ये तो हमारे पास हिमांक में अवनमन आएगा। डेल्टा टी एफ क्या होता है? हिमांक में अवनमन आता है, ठीक है? इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा? देखो 1.86 इंटू, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखो यहाँ पर दशमलव ऊपर एक जीरो और बढ़ा सकते हैं, यानी कि 342 बटे में क्या आ जाएगा? 342 जीरो, तो ये 10 बार कटेगा, देखो, है ना? 10 बार, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा बेटा? देखो यहाँ 10 में और पॉइंट और लग जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 0.186 हो जाएगा। ये आएगा हिमांक में अवनमन, इतनी की कमी आई, इतनी की कमी आई, ठीक है ना? कितनी की कमी आई? इतनी। उसका हिमांक क्या होगा? ये पूछ रहा है हिमांक क्या होना चाहिए। तो हमें हिमांक कैसे निकाल जाएगा? हिमांक कैसे निकालते हैं? देखो बेटा, हमें मालूम है कि जो जल का हिमांक होता है, जल का हिमांक होता है वो कितना होता है? 273। देखो ये तो कमी आ गई, अब हमने एक फॉर्मूला और लगाना है। ये तो हिमांक में अवनमन आए बेटा, क्या है? हिमांक में अवनमन, हिमांक में कमी। ये जो हमने अभी तक पढ़ा, ये क्या है? हिमांक में कमी आई। अब हमें चाहिए हिमांक कितना होगा। तो हमें ये पता है कि जो हिमांक में कमी आती है, डेल्टा टी एफ, ये फॉर्मूला हमें पता है ना? डेल्टा
टी एफ इज इक्वल टू किसका ज्यादा होता है? जल का ज्यादा होता है ना? डेल्टा टी एफ नोट माइनस डेल्टा, और सॉरी ये टी एफ नहीं होगा, डेल्टा नहीं होगा, टी एफ ये आएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, जो डेल्टा टी एफ होता है वो जो जल के टी एफ में से हम क्या करेंगे, विलयन का टी एफ घटा देंगे, तो तब हमारे पास ये आएगा। लेकिन अब वो कह रहा है हिमांक क्या होगा विलयन का, है ना? विलयन का हिमांक पूछ रहा है, तो विलयन का हिमांक ये है। अब ये भी हमें मालूम है और ये भी मालूम है। ये कितना है बेटा? ये हमने निकाला अभी 0.186 निकाला अभी, इज इक्वल टू क्या होगा? ये हमें पता है 273 दशमलव कुछ होता है बेटा ये हिमांक में होगा 273.15। ये जल का हिमांक होता है, पानी का जो हिमांक होता है ये याद रखना हमेशा, है ना? ये कितना होता है? 273 यानी 0 डिग्री सेल्सियस जिसको हम बोलते हैं 273.15 होता है। और माइनस क्या आएगा? टी एफ। अब देखो बेटे ये क्या होगा, ये यहां से यहां चले जाएगा और ये यहां से आएगा, देखो ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेता हूं, यहाँ पर है ना, यहाँ पर आएगा टी एफ, ये प्लस में आ गया इधर, और ये बराबर उधर जाएगा, यानी कि 273.15 और माइनस क्या होगा 0.186, इसको घटा दें तो ये हमारे पास बिलियन का हिमांक आ जाएगा। तो इसको घटा के देख लो, 273 माइनस 15 और इसमें से माइनस कर देंगे कितना, 186, कितना घटा के देखो, ठीक है ना? तो 4 बचेगा, ये कितना हो गया 5, यहाँ पर 9.2, ये आएगा 272.964 कैल, ये इतना है, इतना कैल्विन आएगा हमारे, ठीक है ना? तो जो विलियन का क्या होगा, विलियन का हम हिमांक देखेंगे तो ये इतना आएगा, इतना कैल्विन है 272.964 कैल्विन हो। इस प्रकार से निकाल लेते हैं, ठीक है? तो हम बहुत सरल है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना? इस टाइप का ये क्वेश्चन भी है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट खींच करके लिख लो, है ना? इनकी प्रैक्टिस हम 2-3 दिन और करेंगे बेटा, ठीक है ना? और थोड़ा कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को और बेहतरीन समझने की, है ना? तो ये है हमारे पास सीमांक में अवनमन, ठीक है ना? ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसमें, ठीक है? ये तो था हिमांक में अवनमन। समझ में आया कि जैसे हिमांक में अवनमन क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, किसी विलायक में जब हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने कोई विलायक लिया और उसमें क्या करते हैं, थोड़ी सी मात्रा में क्या डाल देते हैं, अवाष्पशील पदार्थ डाल देते हैं, है ना? तो उसके हिमांक में क्या आ जाती, कमी आ जाती, ठीक है ना? किसी जल में अवाष्पशील पदार्थ डाल देंगे तो उसके हिमांक में कमी आ जाती, उसी को हम हिमांक में अवनमन कहते हैं, ठीक है? अब दूसरा टॉपिक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस साल बोर्ड की परीक्षा में इसी से लिया इन्होंने, इसी से क्वेश्चन बनाया हुआ था एक, है ना? और उस क्वेश्चन को मैं बाद में बताऊंगा आपको, पहले पढ़ लेते हैं कि परासरण होता क्या है। देखो बेटा, दो चीजें एग्जामिनर बहुत ज्यादा पूछता है जब प्रैक्टिकल में आता है, तो एक तो पूछता है परासरण, परासरण क्या है, और दूसरे इसके साथ जोड़ता है विसरण, विसरण क्या है। भले विसरण तुम्हारे कोर्स में नहीं है, लेकिन वो पूछ लेते विसरण क्या है, परासरण क्या है। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप घर में धूप बत्ती जलाते हैं, धूप जलाते हैं, तो धूप में क्या होता है, धूप बत्ती जब जलाते हैं तो जो धुआं होता है वो सबसे ज्यादा धूप बत्ती के नजदीक होता है, धीरे धीरे वो कहाँ जाता है, कम की तरफ, जहां कम होता है, ऐसे। या धुआं जलाते हैं, आग जलाते हैं, तो आग सबसे नजदीक जहां पर होगा वहां पर धुआं ज्यादा होता है, धीरे धीरे वो फैलता है ऐसे और कम होता चला जाता है। तो यहाँ पर देखो,
धुएं की जो सांद्रता है बेटा यहाँ पर ज्यादा है और धीरे धीरे उसकी सांद्रता कम होती चले जाती है। तो ये विसरण की क्रिया हुई कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, जैसे धुआं है तो धुआं इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अब परासरण क्या हुआ? परासरण क्या होता है? इसके लिए कुछ कंडीशंस होती है। परासरण हमेशा इसके लिए जो है क्या होना चाहिए? एक अर्धपारगम्य झिल्ली होनी चाहिए। ये अर्धपारगम्य झिल्ली क्या हुई? इसका मतलब है आधा पार, आधा चीजों को पार करती, आधा चीजों को पार जाने देती, आधा चीजों को नहीं जाने देती। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं विलयन। तो विलयन का क्या है बेटा? विलयन किन किन चीजों से बनता है? विलयन हमेशा दो चीजों से मिलकर बनता है। क्या क्या चीजें होती हैं? विलय विलायक। हाँ बिल्कुल, एक तो विलेय होता है और दूसरा होता है विलायक। जहां पर भी आपको विलयन शब्द दिखाई देता है, इसका मतलब आपके दिमाग में दो चीजें जानी चाहिए, यहाँ पर विलेय और विलायक मिले हुए, ये दोनों आपस में घुल गए, है ना? विलेय प्लस विलायक दोनों घुले हुए, तो वो कहलाता है विलयन। वो है बेटा, उसे कहते हैं विलयन। ठीक है। अब देखो परासरण की क्रिया क्या है। परासरण की क्रिया को देखेंगे तो ये कहता है किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के एक ओर से शुद्ध विलायक दूसरी ओर विलयन को रखा जाए तो क्या होता है? विलायक के अणु झिल्ली में से होकर के विलयन में पहुंचते हैं और दोनों ओर समान सांद्रता उत्पन्न करने का प्रयत्न करते हैं। देखो दो चीजें हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है? एक झिल्ली ऐसे रखनी, ये इसको बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। और ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली है ना बेटा, ये केवल विलायक के अणु को आर पार जाने देती, विलेय के अणु को नहीं जाने देती। ये कहते विलेय के अणु नहीं जा सकते आर पार। ध्यान ये रखना, जहां भी अर्धपारगम्य झिल्ली होगी वो विलायक के अणु को आर पार जाने देती, इधर भी जाने देगी इधर भी जाने देगी। ठीक है, दोनों तरफ जाने दे सकती है। ठीक है, लेकिन विलेय के अणु को नहीं जाने देती। तो मान लीजिए इधर हमने विलयन लिया, क्या लिया? विलयन। और इधर लिया विलायक। ये क्या है बेटा हमारे पास? ये है एस पी एम। एसपीएम, किताबों में एसपीएम बहुत मिलेगा आपको लिखा हुआ, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये है बेटा अर्धपारगम्य। इस अर्धपारगम्य झिल्ली में क्या होता है? ये आधा चीजों को आर पार जाने देती है ना, पूरी चीजों को नहीं, आधा चीजों। आधा का मतलब विलायक। जब सांद्रता और विलायक के अणु कहां से कहां जाएंगे? ध्यान भी रखना, सभी जगह नहीं जाते हैं। विलायक के अणु वहां गमन करते हैं जहां कम सांद्रता होती है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं। ये ध्यान रखना। वो है परासने की क्रिया, जहां पर विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं। इसके द्वारा? अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा। उसी को बोलते हैं बेटा परासर। वो हो गए परासर। ठीक है ना, उसको हम परासर कहते हैं। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है? तो ये क्या करेगा? अर्धपारगम्य झिल्ली से, अब क्योंकि विलयन का आयतन अधिक होता है, अब विलयन का जो सांद्रता होती है अधिक होती है। आपने अंगूर देखा या किशमिश देखा? किशमिश तो सबने देखा, किशमिश देखा है ना? किशमिश को पानी में रखना, क्या हो जाता है बेटा? किशमिश कैलाश बताए। फूल जाता है। बिल्कुल, कैलाश बताए क्या हो रहा है बेटा? किशमिश क्या हो जाती है? वो फूल जाती है किशमिश। क्यों फूलती होगी? ये जो किशमिश है पानी ना सोख बेटा, लेता हाँ पानी सोख लेता है ना? पानी उसके अंदर चला जाता है। ठीक है, पानी वो अंदर चले जाता है। क्यों चला जाता होगा? अब हम रसायन विज्ञान की भाषा में समझते हैं। देखो बेटा, जो किशमिश का बाहर का जो पोर्शन होता है ना, जो झिल्ली होती है ऐसी बनी, वो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। वो केवल विलायक के अणुओं को जाने देती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? हमने पानी में रखा, जैसे हम इसको पानी में रखेंगे तो अर्धपारगम्य झिल्ली, क्योंकि यहाँ सांद्रता अधिक है, यहाँ सांद्रता अधिक है, किशमिश के अंदर सांद्रता अधिक होती है। ठीक है ना, उसमें बहुत सारे सुक्रोज, बहुत सारे अणु होते हैं। तो पानी का अणु क्या होता है? इस अर्धपारगम्य झिल्ली से बाहर अंदर जाते हैं, और अंदर जाता है तो किशमिश क्या हो जाता है? पूरा गोल हो जाता है। लेकिन फिर वापस हम किशमिश बना सकते हैं बेटा इसको?
बना सकते हैं? बोलो, बना सकते हैं नहीं बना सकते, बताओ। नहीं। नहीं बना सकते हैं, बहुत बढ़िया। और बच्चे बताओ। कोई बात नहीं, यदि आप नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब आपने गलत नहीं बोला, आपने कुछ ना कुछ सोच के बोला होगा, है ना। और बच्चे बताओ बेटा। इसको बना सकते हैं, अब बताओ कैसे बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ये है सांद्रता का खेल। अब इसको निकालना, और इसको क्या करना है, इस किशमिश को, जो फूली हुई किशमिश है, इसको फिर हम वापस बना सकते हैं। कैसे? इसमें क्या करना होगा, हमें पता था ना अभी सांद्रता कहाँ ज्यादा थी, अंदर थी, तो इसलिए पानी अंदर चले गए। अब हमने क्या करना है, इसको नमक नमक लेना, और नमक का पानी डालना है इस किशमिश इस पानी में बाहर, और यहाँ सांद्रता क्या करनी है, अधिक कर देनी। अधिक का मतलब ज्यादा नमक डाल दो। अब सांद्रता बाहर की तरफ ज्यादा होगी, जो पानी के कण अंदर गए थे, बिलायक मैंने कहा ना आर पार जा सकते हैं, और वो कहाँ जाते हैं, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता। इतनी सांद्रता करनी है हमने यहाँ पे, मतलब ज्यादा सांद्रता इतनी करनी है, या हम क्या करें, 1 चम्मच थोड़ा सा पानी में घोल दो, और फिर उस किशमिश को, ये प्रयोग कर सकते हैं तुम लोग। एक किशमिश को लेना, फिर आप लोग क्या करना, पानी में डाल देना, फूलेगी। फूलने के बाद क्या करना, अगली बार फिर क्या करना, नमक का तेज पानी, जो जिसमें नमक बहुत तेज हो, है ना, नमक का तेज पानी लेकर के फिर इस किशमिश को वहां डाल देना, जो फूली हुई किशमिश है। तो क्या होगा, अब सांद्रता बाहर की तरफ ज्यादा है, तो केवल पानी के कण बाहर आएंगे, जो अंदर गए थे विलायक के कण, वो बाहर आएंगे, और बाहर आने पर क्या होगा, फिर वो सिकुड़ जाएगी। ये है बेटा असली परासरण का खेल, ये सांद्रता का बेस्ड है ना, ये सांद्रता पर निर्भर करता है। सांद्रता जहां अधिक होगी, विलायक के कण वहां मूवमेंट करेंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो किशमिश बनाई जाती है अंगूर से, वो इसी प्रोसेस के द्वारा बनाई जाती है ना। उनकी सांद्रता बाहर कर देते हैं अधिक, और सारा क्या हो गया, पानी बाहर आ जाए। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसको आज आप लोग करेंगे, है ना। देखेंगे कि हमने क्या किया, कि जैसे सांद्रता अधिक हुई कम हुई, पहले हम पानी में डाला तो पानी सांद्रता अधिक, यहाँ पर पानी अंदर चला गया। कुछ समय बाद जब वो किशमिश फूल गई, तो हमने क्या किया, फिर उसको नमक के पानी में, हार्ड पानी में, जिसमें नमक हार्ड है, उसमें डाला, तो धीरे धीरे क्या हुआ, पानी बाहर निकल गया, फिर किशमिश सिकुड़ने लग गई। ये है बेटा प्रोसेस किसकी, पराशर। अभी तो हमने केवल प्राशर पढ़ा, ठीक है। ये था पराशर। इसको आज आप प्रैक्टिकल के रूप में घर में कर सकते हो, एक किशमिश लोगे और उसके साथ ये करो।